Yeah, hi guys. Hi. Hi Tarjinder. Hi. We will just wait for a minute. Okay, एक मिनट तक वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं. Just wait. Okay. How are the other classes going on? बाकी आपका classes कैसा चल रहा है, Tarjinder? Is all going well? Only one class has started yet with the history, है ना? History चल रहा है. How is it going on? Is it going good? Okay. 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 We'll distribute the notes by this week. Okay. Weekend पे मैं आपके सारे notes जो हैं, it will be delivered to you or uploaded in the app. We will look about that. Okay. I think they might be someone who is coming, or we should start. क्या करें? I think we should start. ठीक है, बस थोड़ा देर. Okay, half a minute और wait करके हम शुरू कर देते हैं. There might be someone who will join the class. Okay, let's start now. Okay, let's begin the class. Okay, so last class में हमने डिटेल में आप मेरे को से बता दीजिए. Can you see the slide and can you hear me perfectly? सब perfect है? आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राइट? गुड गुड गुड. ओके, नाउ वी हैव वन मोर पर्सन. ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ नरेंद्र. ओके, अब शुरू कर देते हैं क्लास. गुड गाइस. ओके, बाकी आते रहे आराम आराम से. लेट्स बिगिन द क्लास. लास्ट क्लास पे हमने किया था 1904 एक्ट, इफ यू रिमेंबर. ओके, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बेसिस पे आया था. वी डिड क्वेश्चंस आल्सो, हमने क्वेश्चंस भी किए थे. एंड वी आल्सो डिस्कस कि ये किसके बेसिस पे आया था. इट वाज बेस्ड ऑन द निकलसन रिकमेंडेशन. ओके, निकलसन को नियुक्त किया गया था. कर्जन वाली बात आप याद रखेंगे, हाउ लॉर्ड कर्जन हेल्प्ड इंडिया टू बिल्ड इट्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर. ओके, जो आपके आज अमूल, ओके, मदर डेयरी, ये सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, लिज्जत, इवन लिज्जत पापड़ जो है ना, लिज्जत पापड़, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है. सो ये बड़े बड़े ब्रांड जब आते हैं, हमारे सामने आते हैं, इट ऑल बिगेन फ्रॉम व्हाट द कर्जन डिड. ओके, कर्जन वाज द पर्सन जिसे कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, that he was the ace person who designed India's cooperative movement. And how we designed it? He did it with निकलसन. एंड निकलसन का इंडिया का जो स्ट्रक्चर था, किस पे बेस्ड किया? कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑन रेफेसन. यस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. इसने एक बात कही थी कि फाइंड रेफेसन. अपनी रिपोर्ट में बात लिखी थी. ओके, रिमेंबर सच पॉइंट्स, दिस विल बी हेल्पफुल टू यू. रेफेसन कौन सा बंदा था जिसने क्या ढूंढा था? पॉवर्टी और डिपेंडेंसी में डायरेक्ट रिलेशन जिस बंदे ने ढूंढा, इट वाज रेफेसन. ओके, एंड इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, एक बार रिकैपिटुलेट कर लो. इंडिया में प्रॉब्लम्स थी फेमाइंस, ओके, एंड मनी लेंडर्स के खिलाफ रिवॉल्ट्स. ओके, एंड इंडिया, ब्रिटिश इन इंडिया वाज फेयरिंग कि एकदम से कि 1857 वापस ना रिपीट हो जाए. तो इससे अच्छा है वी शुड कीप दिस रिवॉल्ट्स एंड फार्मर्स इन चेक. और जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है, याद रखना, जो मैं वर्ड्स बोलता हूं यही वर्ड्स आपको याद रखने. बस जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन एग्रीकल्चरिस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, इसको रोका जाए. पंजाब लैंड ट्रांसफर एक्ट याद रखें. ओके, जो इंडिया में एक एक्स्ट्रा पॉइंट अब याद रखते जाएंगे, अब क्विकली हम रिवाइज करेंगे 1904 के एक्ट को. जो इंडिया का एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट था, सबसे पहले इसके नाम में ही लिखा है कि डील्स विद द क्रेडिट सोसाइटीज. ओके, हमने क्रेडिट सोसाइटीज के साथ डील करता है. एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द क्रेडिट ऑल्सो. ये क्रेडिट लाते कहां से थे? हु गेव देम द क्रेडिट? ओके, मेंबर टू मेंबर लोन याद रखें, मेंबर टू नॉन मेंबर, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव. ओके, वी डिस्कस इट ऑल कि ये क्रेडिट कहां से लाते थे. देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि इन्होंने के हिसाब से रूलर
कोऑपरेटिव सोसाइटीज किसे कहते थे, जहां पर 10 में से 8 मेंबर्स क्या होते थे, 10 आउट ऑफ 8 आउट ऑफ 10 मेंबर्स जैसे ही आपके एग्रीकल्चर से आ गए तो वो उसे रूरल बोलते थे, जहां 8 में से 10 नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के थे तो उसे अर्बन बोलते थे। ये रीजन के हिसाब से नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1904 वाज मॉडल्ड ऑन, आप लिखेंगे इंग्लिश फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट 1896। इसी के बेसिस पे था ये इंग्लिश फ्रेंडली सोसाइटीज एक्ट 1896, ये इसी के बेसिस पे बना था। ओके, एंड इट स्टार्टेड यू नो व्हाट वी कॉल एज अ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट हो गया एक चीज को स्टार्ट करना और उस सीरीज के बाद खुद ही आगे बढ़ता जाता है। तो दिस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट वाज अ डोमिनो इफेक्ट, दो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत कम थी। ओके, एक बात ये भी थी कि ज्यादा से ज्यादा इसने जो इंप्रूवमेंट लाई इट वाज ओनली इन द रूरल एरियाज। ओके, अर्बन एरियाज को फ्रीडम थी। फिर हमने लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी डिस्कस की थी, बट स्टिल दिस वाज द डोमिनो इफेक्ट पॉइंट फॉर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, बट इस क्रेडिट इस लॉ की एक खास बात क्या थी कि इट वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट सोसाइटीज ओनली, नॉन क्रेडिट इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। जल्दी जल्दी अब मेरे साथ आप लोग रिवीजन करेंगे हम सबके सब 1904 एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे। किसी को कोई क्वेश्चन कोई चीज रिपीट करनी है आप लिखेंगे नहीं, आप सीधे हैंड रेज का ऑप्शन दबाएंगे। ओके, हैंड रेज का ऑप्शन आप प्रेस करेंगे। आई एम गोइंग टू द मेन स्क्रीन नाउ। अब यहां देख लीजिए, व्हाट वेर द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट 1904 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट का मेन प्रोविजंस क्या थे। पहला, 10 पीपल 10 पर्संस living in the same area. Okay, हेलो, हाँ जी मेरी क्लास है सर, मैं आपसे थोड़ी देर। ओके, सो 10 पीपल लिविंग इन द सेम विलेज। कंडीशन मैंने आपको क्या बोली थी, लिविंग इन द सेम विलेज और टाउन और बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और कॉस्ट। मैंने ये चीजें आपको बताई थी। कंडीशन क्या थी, 10 लोग होने चाहिए। कहां के होने चाहिए, सेम विलेज के होने चाहिए या टाउन के होने चाहिए या सेम कास्ट के होने चाहिए या सेम क्लास के होने चाहिए। उन 10 बंदों के एक ग्रुप को आप रजिस्टर करा सकते हैं एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और कौन सी प्रोविजन प्रमोट करने के लिए, रेफरेशन के 3 पॉइंट, 3 सेल्फ हेल्प, सेल्फ गवर्नेंस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस ये 3 के 3 फैक्टर्स इसके अंदर इंक्लूड करना था। ओके, एंड सेल्फ हेल्प अमंग द मेंबर्स। ओके, ये तो मेन आइडिया था इसका। अगर आपसे कोई पूछेगा सर बैकग्राउंड का आइडिया क्या था इसका, तो आप याद रखेंगे इसके जो बैकग्राउंड का आइडिया था, बैकग्राउंड का आइडिया ये था कि मनी लैंडर्स का पैसा किसी तरीके से कट किया जाए। ये जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर को, इसको रोका जाए। ओके, आगे पढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वाज to raise funds by the deposit from the member and loans from non-members। मैंने आपको 2 तरीके बताए थे जिससे ये एक दूसरे से पैसा रेज कर सकते थे। कैसे, एक ये मेंबर्स ही आपस में पैसा डाल दे, काउंटी कर दे सबके सब। दूसरा क्या था, एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल फंडिंग, जैसे बैंक से, गवर्नमेंट से, है ना, एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी ये पैसा ले ले इन टर्म्स ऑफ फंड्स। ओके, फिर मैंने आपको एक बात बोली थी कि ये जो मेंबर्स को पैसा दिया जाता था इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। और एक नई पोस्ट क्रिएट हो रही है जिसका पेपर आप दे रहे हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। याद रखना मेरी बात, इसी एक्ट में जिस पोस्ट के लिए आप पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसका जन्म यहीं पर होता है। ओके, तो इस कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम क्या था अगर आपसे पूछा जाता है, टू कंट्रोल organization and control of cooperative credit societies in each province। हर एक ब्रिटिश प्रोविंस में जो ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल था क्रेडिट सोसाइटीज का, ये रखा गया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर। किसके अंडर रखा गया, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर रखा गया। ओके, ये एक चीज। दूसरी चीज क्या रखेंगे आप, दूसरी चीज आप क्या याद रखेंगे कि अकाउंट ऑफ एवरी सोसाइटी जो था, हर एक सोसाइटी मेंबर का जो अकाउंट होता था ना, हर एक सोसाइटी का जो अकाउंट था, इट वाज टू बी ऑडिटेड
by the registrar or a member of his staff or free of charge. हर एक सोसाइटी जो यहां पर 10 मेंबर्स का बनी है, इनके अकाउंट को ऑडिट कौन करेगा? क्वेश्चन तो यह आता है कि इनको ऑडिट कौन करेगा। तो आप याद रखेंगे, इनको जो ऑडिट करने का जिम्मा था वो दिया गया था रजिस्ट्रार को या उसके किसी एम्प्लॉय को, जिसको भी वो बोलेगा इनका अकाउंट ऑडिट करने के लिए, और ये ऑडिट होना था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां से आपका एक और क्वेश्चन क्लियर होता है कि सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो ऑडिट करने का तरीका है, जो ऑडिट करने का मेथड है, जो ऑडिट करने का सिस्टम, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये भी यहीं से स्टार्ट होता है, 1904 के ही एक्ट से ही स्टार्ट होता है। तो 1904 के एक्ट से आपको क्या क्या चीजें पता चली? पहला, कोऑपरेटिव में साथ साथ रिपीट करते जाओ, नैरो लैक का पॉइंट पेट ले लो, दीवार पे लिख लो इस चीजों को, यही आपके क्वेश्चन बनेंगे। पहला पॉइंट, 10 बंदे, सेम विलेज, सेम कॉस्ट, सेम विलेज के, सेम टाउन के, सेम क्लास के या कॉस्ट के, मिल के कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है जी, बना लिया उन्होंने। अब पैसा कहां से लाएंगे? पैसे लाने के दो तरीके हैं, एक मेंबर्स खुद ही कंट्रीब्यूट कर ले, पहला मेथड। दूसरा मेथड, बैंक से, गवर्नमेंट से और दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप पैसा रेज करें। ठीक है, कर लिया। लेकिन अगर आपने बैंक से, गवर्नमेंट से या दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से पैसा रेज करना है, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो हर एक प्रोविंस में जो पोस्ट क्रिएट की गई थी। ठीक है सर, यहां तक भी ठीक है। इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि कोऑपरेटिव के रजिस्ट्रार का एक और काम दिया गया था कि आपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोऑपरेटिव्स के अकाउंट्स को करना है ऑडिट। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनने, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसा लिए, कोऑपरेटिव्स के अकाउंट्स को करना है ऑडिट। इस चीज को रखिए आप याद। ओके, अब यहां पर आ जाइए, ये वही बात है, बस थोड़े मैथमेटिकली लिखी हुई है। अब देखिए, रूरल सोसाइटीज वर टू हैव 4/5 ऑफ देयर मेंबर एज एग्रीकल्चरिस्ट। रूरल किसे बोलते थे? जिसमें 10 में से 8 मेंबर, बस आप ऐसे याद रखेंगे। एक आप याद रखेंगे 4/5 वाला फैक्टर। ठीक है सर, 4/5 वाला रखेंगे। शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं, 10 में से 8 मेंबर, 10 में से 8 मेंबर्स अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, यानी किसान है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो होगी रूरल सोसाइटीज। और अर्बन सोसाइटी आप किसको बोलेंगे? जिसमें 10 में से 8 बंदे या 4/5 ऑफ द मेंबर जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे, रूरल सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसे बांटा गया था। रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज किन्हें कहा गया था? रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन्हें कहा गया था जिनके 4/5 यानी 10 में से 8 मेंबर जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। और अर्बन सोसाइटीज किसे कहा गया था? जिसमें 4 पे 5 मेंबर्स जो है, या 10 में से 8 मेंबर्स जो है, 4/5 ऑफ द मेंबर्स और 8 आउट ऑफ 10 मेंबर्स आर नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया, दिस वाज इलॉजिकल। इलॉजिकल कैसे? अगर कोई शहर है, चलिए अब गांव की बात छोड़ दें, अगर हम शहर में, हो सकता है शहर में 10 में से 8 बंदे एग्रीकल्चरिस्ट आ जाए और बाकी 2 मेंबर जो है वो नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो शहर में होते हुए भी, अर्बन जगह पे होते हुए भी, आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो रूरल होगी। ओके, अब रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी ना, इस पे ये थोड़े से ज्यादा सख्त थे, यानी एग्रीकल्चरल पे, फार्मर्स की जो सोसाइटी थी, इस पे गवर्नमेंट के जो कानून थे थोड़े ज्यादा सख्त थे। कैसे थे? जो लाइबिलिटी थी ना मेंबर्स की, यहां पर रूरल सोसाइटी में जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है कि लाइबिलिटी का मतलब क्या है। तो आप याद रखेंगे, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रूरल सोसाइटी वाज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं। डू यू नीड मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? आप चाहते हैं मैं एक बार फिर से समझाऊं आपको? लाइबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ गया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंसेप्ट क्लियर है? तजेंद्र, नरेंद्र, दोनों के दोनों, आप क्या क्लियर है कंसेप्ट? आगे बढ़ता हूं मैं। गुड, ठीक है। ओके, वी आर जस्ट रिवाइजिंग। मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर थर्ड पे चलेंगे हम लोग, सेकंड एक्ट पे चलेंगे, यू वोंट फील एनी प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर देखिए, तो जो लाइबिलिटी थी रूरल सोसाइटीज की वो थी अनलिमिटेड। किस एक्ट में? 1904 एक्ट। और जो अपने आपकी अर्बन थी, उन सोसाइटीज में या तो लिमिटेड रख सकते थे या तो अनलिमिटेड रख सकते थे। अब इस लाइन को मेरे साथ रिपीट करो,
कि जो रूरल सोसाइटीज थी, यानी जिसके 10 में से 8 मेंबर जो थे वो एग्रीकल्चर थे, यानी फार्मर्स थे, उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी अगर उनका नुकसान हो गया तो उनको अपने जेब से देना है। ओके, लेकिन जो अर्बन सोसाइटीज थे जिसमें नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे, 10 में से 8 बंदे जिसके नॉन एग्रीकल्चरिस्ट थे, अगर इनका नुकसान भी हो गया तो भी इनको उतना ही देना पड़ेगा जितना इन्होंने इन्वेस्ट की है। सारा नुकसान के इनको उठाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है इनकी जो लायबिलिटी वो लिमिटेड। ओके, दूसरी बात है कि नो डिविडेंड वुड बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट इन द रूरल सोसाइटीज। सर इसका मतलब क्या है? लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग, आई थिंक। ओके, उसमें मैं ज्यादा खोल के उसको बता नहीं पाया, आई कुड नॉट एलॉबरेट इट। लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन आता है, सर डिविडेंड का मतलब क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी टर्म 7 क्या कह रहा है? पॉइंट 7 क्या कह रहा है? पॉइंट 7 कह रहा है कि नो डिविडेंड वुड बी पेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द रूरल सोसाइटीज। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है, मतलब ध्यान से समझना क्या है। बात किसकी हो रही है? खाली रूलर की, रूरल सोसाइटी की सिर्फ बात हो रही है। यानी अब देखना यहां पर हर एक मेंबर्स ने, फॉर एग्जाम्पल अगर लगाया था 100 रुपीज, हर एक मेंबर ने कितना लगाया था? 100 रुपीज, और इन्हें ये पता था कि हमारा रिटर्न आएगा 150 रुपीज। कितना आएगा? 150 रुपीज। सो 150 रुपीज वॉज देयर प्रॉफिट। हो सकता है कभी इनका 160 आ जाए या 170 रुपीज प्रॉफिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल कभी हो जाए। ओके, फसल अच्छी हो गई, दे गॉट ए गुड ग्रोथ, और इनको 170 रुपीज मिल जाए। तो होना ये चाहिए था कि ये 20 रुपीज भी इन्हीं को मिलने चाहिए थे एज रिवॉर्ड। इसी रिवॉर्ड को कहते हैं डिविडेंड। इसी रिवॉर्ड को क्या कहते हैं? डिविडेंड। लेकिन ऐसा होता नहीं था। जो डिविडेंड का पैसा था वो इनको देना अलाउड नहीं था। उसको कहां पर क्रेडिट किया जाता था? रिजर्व फंड में, गवर्नमेंट के रिजर्व फंड में या कंटीजेंसी फंड में। लास्ट क्लास मेरी आप याद करिए, मैंने वहां क्या लिखा था? कहां पर इसको जमा किया जाता है? कंटीजेंसी फंड में। फिर मेरे साथ रिपीट करो। सोसाइटीज को दो में बांटा गया था, रूरल सोसाइटीज एंड अर्बन सोसाइटीज। ठीक है सर। रूरल कौन सी थी? एग्रीकल्चर। अर्बन कौन सी थे? 10 में से 8 मेंबर नॉन एग्रीकल्चर। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। लायबिलिटी रूरल की कितनी है? अनलिमिटेड। और अर्बन की कितनी है? वो चूज कर सकते हैं बिटवीन अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब ये है कि अगर इन्हें डिविडेंड मिलता है, यानी इनका प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है, तो होना ये चाहिए था कि ये प्रॉफिट सब किसानों में बटे, सब रूरल सोसाइटी जो एग्रीकल्चरिस्ट इनके अंदर डिवाइड हो। लेकिन ऐसा होता नहीं था। होता क्या था? अकॉर्डिंग टू 1904 एक्ट, ये सारा जो डिविडेंड, जो एक्स्ट्रा पैसा आया, ये रखा जाता था कंटीजेंसी फंड में, यानी रिजर्व फंड में, फॉर द रूरल सोसाइटीज। लेकिन अर्बन सोसाइटीज में, क्योंकि दे वे गोइंग थ्रू द लिमिटेड लायबिलिटी, इनमें क्या होता था? 1/4 ऑफ द प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू द रिजर्व फंड। सर मतलब क्या है इसका? फॉर एग्जाम्पल यहां पे 20 रुपीज डिविडेंड था ना। जस्ट वेट, यहां पे यूज कर लेता हूं। अब यहां पर मेरे साथ देखो आप। ओके, यहां पे आ जाओ। मैंने आपसे कहा यहां पे ले लो आप रूरल, यहां पे ले लो अर्बन। ओके, एक बार चार्ट बना लो ऐसे। रूरल का मैंने आपको क्या कहा? 10 में से 8 मेंबर एग्रीकल्चर होने चाहिए, फार्मर्स होने चाहिए। यहां पर 10 में से 8 मेंबर्स नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए। ठीक सर, पहला पॉइंट क्लियर है। लिमिटेड इनकी जो लाइबिलिटी थी वो क्या थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। और यहां पे लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों चूज कर सकते थे। ठीक है सर, ये भी हो गया क्लियर। यहां पे जो डिविडेंड था, यानी जो प्रॉफिट आता था, वो जाता था रिजर्व फंड में या कंटीजेंसी फंड में। और यहां पर क्या होता था? अब यहां पर देखो, मैंने आपको बताया कि इन लोगों ने कितना रुपए फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्ट किया? 100 रुपीज। 150 इनको वापस मिलना था प्रॉफिट के साथ, वो इन लोगों की इनकम थी। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बार 170 मिल जाता, तो रूरल के केस में क्या होता था? ये 20 रुपीज जो एक्स्ट्रा है ये जाते थे रिजर्व फंड में। लेकिन एग्रीकल्चर के केस में क्या होता था? आपने खाली 1/4 जो इसका है, यानी 20 रुपीज का 1/4 हो गया अराउंड 8 रुपीज, 5 रुपीज। आपने खाली 5 रुपीज जो है वो कंटीजेंसी फंड में रखने हैं,
बाकी का सारा आपने फार्मर्स में डिवाइड कर देना है या मेंबर्स में डिवाइड कर देना है। फार्मर्स तो इसमें होंगे नहीं, जो भी मेंबर्स होंगे उसमें डिवाइड कर देना है। फार्मर्स तो बेचारे यहां पर होंगे। ओके, यानी डिविडेंड का कंट्रोल किसके ऊपर था? सर, डिविडेंड का कंट्रोल था 1/4 छोड़ के बाकी का कंट्रोल था किसके ऊपर? किनका था? अर्बन सोसाइटीज का। अब यहां पर एक और बात थी, देखिए अब मनी लेंडर्स को कैसे तोड़ा गया पीछे। मनी लेंडर्स को पहले क्या किया जाता था? कैसे मनी लेंडर्स कैसे सर्वाइव करते थे? मनी लेंडर सर्वाइव करते थे क्योंकि जो ये किसान होते थे इनके पास गिरवी रखने को कुछ होता नहीं था, तो इसलिए ये बेचारे कहां पर जाते थे? ये जाते थे मनी लेंडर्स के पास। वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा लगा के इनकी प्रॉपर्टी ले जाते थे। तो यहां पर लोन्स जो इनको दिया गया वो पर्सनल गारंटी पे दिया गया या फिर किसी सिक्योरिटी पे दिया जाता था। आपको कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं थी। ओके, दूसरी बात, द इंटरेस्ट शेयर कैपिटल ऑफ एनी वन मेंबर इन द सोसाइटी वॉज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। मैंने आपको बोला था कि 1000 रुपीज वॉज द कैप। 1000 से ऊपर किसी का भी शेयर नहीं हो सकता था। ठीक है सर। अब और क्या होता है? जो भी 1904 में एक बहुत अच्छा प्रोविजन था जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए। ओके, जैसे ही आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, मैं थोड़ा तेज हो रहा हूं, आप लोग एकदम से प्रेस करेंगे रिपीट बटन। ओके, व्हाट इज दैट कॉल्ड? हैंड रेज बटन। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने आपसे कहा कि एक चीज जो सबसे अच्छी थी इसकी एंड जो हम आज तक कंटिन्यू करते हैं 1904 एक्ट की, वो थी कि जो सोसाइटीज इसके अंतर्गत बनती थी ना, वो सबको एग्जेम्प्ट किया जाता था फ्रॉम द पेबल ऑफ फीस। उनको स्टैंप टैक्स, रजिस्ट्रेशन टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता था। दे ऑल वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट। ठीक है सर। ओके, तो ये 11 पॉइंट आपके टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, बिल्कुल एकदम से टिप ऑफ द टंग। क्लियर? आई विल बी सेंडिंग दिस ऑल्सो। ओके, क्लियर? आप में से कोई एक बंदा आइदर तजिंदर और नरेंद्र, यू कैन पिंग मी, ओके, एंड आई विल सेंड यू दिस टू द ग्रुप। ओके, ग्रुप में से भेज दूंगा। लेकिन ये 11 के 11 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं लास्ट क्लास में, अभी जस्ट मैंने शॉर्ट में आपको बताया, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। और क्या हुआ इसमें? इसमें मैंने आपको बताया रूरल एंड अर्बन। ओके, अब यहां पर एक और चीज दी गई है। यहां पर इस एक्ट में आपने एक खामी क्या देखी? खामी ये देखी, पहली खामी ये थी कि नो प्रोविजन फॉर हाई अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन रूरल सोसाइटीज। अगर ज्यादा, क्योंकि जैसा मैंने कहा एग्रीकल्चर तो वही टेक्निक्स यूज हो रही थी, एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रही थी। ओके, सो इसमें कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर हमने एग्रीकल्चर को बिल्कुल ओवरलैपिंग करनी है, बिल्कुल उसको रिवैम्प करना है, तो उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा फंडिंग चाहिए। तो यहां पर कहीं भी आप इस एक्ट में ज्यादा फंडिंग की बात नहीं पढ़ेंगे। यहां बस यही बात पढ़ेंगे कि देयर वाज लिमिटेड लोन। ओके, हाई फाइनेंस नहीं दिया जाता था। दूसरी बात, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज और फेडरल सोसाइटीज का कोई भी प्रोविजन यहां पे इंक्लूडेड नहीं था। सर ये क्या होती हैं? नॉन क्रेडिट इसकी अपोजिट होती है क्रेडिट की, जहां पर पैसा नहीं देना पड़ता। फेडरल क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, दो इतनी ज्यादा इसने एक इम्पैक्ट नहीं बना पाया, जो आपका 1904 एक्ट इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बना पाया जैसे बनाना चाहिए था, बट इट समहाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट, लीगलाइज किया इसने कोऑपरेटिव सिस्टम का जो आइडिया था। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई, जब जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हुआ, तो जो ये साउथ के जो ब्राह्मण्स थे, दे आर कॉल्ड एज अयर्स। ओके, दे उनको अयर्स कहा जाता है। उनका काफी लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अमंग द लैंडलेस पीपल। तो इन्होंने आपस में ही एक दूसरे को बचाने के लिए, ताकि इनका कारोबार ना डूबे, ओके, सो दे स्टार्टेड स्कीम कॉल्ड एज द निधि स्कीम। इन्होंने स्कीम स्टार्ट की थी जिसे हम बोलते हैं निधि स्कीम। ओके, निधि स्कीम स्टार्ट किया था। क्लियर? दिस वॉज ए क्रेडिट सोसाइटी थी, इसमें पैसा दिया जाता था। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस? आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज जो यहां से शुरू हुआ ये इंडिपेंडेंस के बाद भी सिलसिला चलता रहा।
ओके, बट व्हाट वी हैव कि जितने भी इसके अंदर डिफेक्ट्स थे वो क्लियर होते हैं 1912 के एक्ट में. ओके, दे ऑल द डिफेक्ट्स, मोस्टली एट मोस्ट ऑल द डिफेक्ट्स. ओके, एक फर्निश शेप इसकी आती है एक्ट ऑफ 1912 में. 1912 का एक्ट 1904 का एक्ट लेके आते थे कर्जन, याद रखेंगे आप. उस टाइम पे कौन हमारा गवर्नर जनरल था, वाइसरॉय था, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जब 1912 आता है, तब जो इंडिया का गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग. ओके, वाइसरॉय, वी विल कॉल इट एज द वाइसरॉय. अब तो गवर्नर जनरल खत्म हो गया था बिकॉज ऑफ द 1857 एक्ट, लेकिन द पर्सन वाज लॉर्ड हार्डिंग. हार्डिंग वाज द पर्सन जिसने ये एक्ट लाया. इसमें क्या किया गया, हार्डिंग ने ऐसा क्या चीज किया? हार्डिंग ने जो इस एक्ट में चेंजेस लाई, उनका मेन जो अगर आप ओवरलुक देखेंगे वो था सिंप्लिसिटी एंड इलास्टिसिटी. सो इसका मीनिंग क्या है? यानी अगर आप 1904 एक्ट आपने ये 11 प्रोविजंस मेरे साथ पढ़े अभी, आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा रिजिड था, रिजिडिटी ज्यादा थी, है ना? तो वो रिजिडिटी कम करने के लिए और सिंप्लिसिटी करने के लिए, बिकॉज आप सिंपल सा देख लीजिए. देखिए, एक सोसाइटी बनी हुई है मुंबई जैसी जगह में, जो कि एक अर्बन जगह पे, लेकिन क्योंकि वो डील करती है खाली एग्रीकल्चर के साथ, तो उसको आप रूरल बोल देंगे और उसके ऊपर आप ऊपर से अनलिमिटेड लायबिलिटी लगा देंगे. ओके, तो इट वाज नॉट सिंपल, इट वाज रिजिड 1904 एक्ट. वेयर एज 1912 अगर आप हम भी पढ़ेंगे, अभी हम देखेंगे, तो इट वाज अ सिंपल, बहुत सिंप्लिसिटी थी इसके अंदर, इलास्टिसिटी थी इस एक्ट में. ओके, एंड 1904 से छोटी छोटी जहां कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन रही थी, 1912 के एक्ट ने एक रास्ता खोल दिया, जहां पे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनने लग गई. ओके, अब उनका जो मेंबरशिप का एरिया था, जो स्कोप था, वो भी इंक्रीज हो रहा था. एंड एक खास बात, सबसे बड़ा जो खास बात थी क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट 1912 की, इसमें दोनों क्रेडिट और नॉन क्रेडिट सोसाइटीज बनने लग गई. ओके, दोनों बन रही थी, और साथ में व्हाट यू कॉल एज द फेडरल सोसाइटीज, फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसका भी कंसेप्ट आ गया. यानी 1912 के बाद आप इंडिया में कितनी टाइप की सोसाइटीज देखेंगे? 3 टाइप की, क्रेडिट, नॉन क्रेडिट, फेडरल सोसाइटीज. एंड हुज ब्रेन चाइल्ड वॉज इसके ब्रेन चाइल्ड थे लॉर्ड हार्डिंग. कितने सेक्शंस थे? 29 सेक्शंस थे. लेकिन इसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 के पैरेलल में क्या चल रहा था? 1912 के पैरेलल में आया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912, इसी के पैरेलल में. ओके, अब सर इस एक्ट में ऐसा क्या किया गया था? क्या दोनों में कोई रिलेशन था? कर्जन करके गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल. याद रखेंगे आप मेरी बात. कर्जन क्या करके गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल. 1912 एक्ट के बाद वापस से रीऑर्गेनाइजेशन हुई, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल मिलाया गया, और उस बंगाल के साथ साथ 3 नई प्रोविंसेस क्रिएट की गई. मेरे साथ साथ बोलेंगे आप. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 तो आया हार्डिंग के अंडर, लेकिन इसी के साथ साथ हार्डिंग एक और एक्ट लेके आया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912. तो यहां पे रिलेशन आप देखिए. पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट कौन लेके आता है? कर्जन. पार्टीशन ऑफ बंगाल कौन करता है? कर्जन. दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट कौन लेके आता है? लॉर्ड हार्डिंग. और कोऑपरेटिव और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है, इसको नलीफाई कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग. 1905 में हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1912 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में नलीफाई किया जाता है. 3 प्रोविंसेस बनाई जाती है. बंगाल, जिसमें आज का आपका वेस्ट बंगाल बांग्लादेश है, बिहार एंड ओडिशा को एक प्रोविंस था, एंड असम एक प्रोविंस था. ओके, ये चीजें की. सर आप इसके साथ ये क्यों बता रहे हैं? दिस इज नॉट ए हिस्ट्री क्लास. यस आई नो दिस इज नॉट ए हिस्ट्री क्लास, बट पहली क्लास मेरी आप लोग याद करेंगे.
पहली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था अबाउट द रिबेलियंस। 2 रीजन रिबेलियंस के 3 रीजन मैंने आपको मार्क कराए थे, महाराष्ट्र, पंजाब एंड बंगाल। तो अब अगर बंगाल को तोड़ के आप और डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस बना रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे आप फिल्ट्रेशन इफेक्ट लेके जा रहे हैं। थिंग्स आर गोइंग टूवर्ड्स द बेटरमेंट। ओके, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी रिबेलियंस की एक कड़ी थी कि इनको भी डिवाइड करके नई प्रोविंसेस बनाया गया। ओके, बट हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा लेन देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के साथ है, 1912 के साथ। यहां तक क्लियर है सब? आप दोनों का यहां तक क्लियर है? हाँ जी, तजिंदर एंड नरेंद्र दोनों का क्लियर है यहां तक? गुड हो गया, गुड हो गया। वाई टाइप कर दिया करें आप। उजर नरेंद्र, यस यू कैन टाइप द वाई whenever you can. ओके, अब यहां पर देखेंगे। ठीक, विल मूव हेड। अब ऑल इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 में क्या कहा जाने लगा? ओके, अब एक बात याद रखना, किसी भी चीज को आपने सक्सेसफुल करना है ना इंडिया में, तो अगर देखना, याद रखना, किसी चीज को इंप्लीमेंट करना है ना, तो उसको सेंटर के पास रख दो। क्या कर दो? उसको सेंटर के पास रख दो। किसी भी चीज को अगर इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर उसको इंप्लीमेंट करेगी, बिकॉज सेंटर हैज ऑल द रिसोर्सेस। ठीक है, जब एक बार इंप्लीमेंट हो गया, उस चीज को अपने बढ़ाना है, स्प्रेड करना है ना, तो उसको स्टेट के पास दे दो, बिकॉज स्टेट के पास वो ताकत है कि उसको थर्ड टायर तक या ग्राउंड तक बढ़ा सकते हैं। तो 1912 में यही कोशिश की गई कि जो ये कोऑपरेटिव्स के ऊपर जो कंट्रोल है फेडरल गवर्नमेंट का, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंसेस पे बांटा जाए, उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोविंसेस तक बांटा जाए, ताकि ये फिल्ट्रेशन मेथड आ जाए किसी तरीके से। ओके, तो पहला मेथड क्या, पहला प्रोविजन क्या था कि जो रजिस्ट्रार था ना, जो 1904 में जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं, अब इस प्रोविजन 1912 के एक्ट में क्या क्या गया, कहा गया कि द रजिस्ट्रार ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहां पे मेन वर्ड होगा, क्योंकि स्टेट का कंसेप्ट अब था नहीं। ओके, तो ये मिसटाइप हो गया है। यू कैन कीप इट, कॉल इट एज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात थी कि अब ये एक पूरा डिपार्टमेंट बनेगा। इसको एक प्रोविजन दिया गया कि आप अपने साथ अपने एक स्टाफ अपॉइंट करेंगे या ऑफिसर अपॉइंट करेंगे। ठीक है सर, तो पहला प्रोविजन पूरी बात इसकी करता है, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? ए कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी एस्टैब्लिश एंड रजिस्टर्ड। आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, किन पर्पसेस के लिए? पर्पसेस दूसरे में बताया क्या क्या। फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, पहली बात, फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। दूसरी बात, यानी जो मेंबर्स हैं, जितने इस कोऑपरेटिव में जो मेंबर जुड़े हुए हैं, इनके इंटरेस्ट के लिए, फॉर देयर बेटरमेंट। दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी ये मेंबर्स हैं, इनको जब आप जोड़ेंगे, जब इनको आप ज्वाइन करा के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, तो जो प्रोविजंस 1904 में जो प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं, कौन से वाले? 3S रेफेसन के प्रिंसिपल्स, 1904 के एक्ट में जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। सो ये बोला गया कि पहले आप क्या देखेंगे? म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। दूसरी बात कि मेंबर्स को आप कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स बनाएंगे, उसके हिसाब पे आप इनको ज्वाइन करेंगे। अब यहां पर चीजें थोड़ी अलग हो गई। आप चलते हैं वापस हम कंपैरिजन में, कहां गया मेजर? यस, यहां पे, यहां पर मैंने आपको बोला था कि रूरल सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं, उन पे कौन सी लायबिलिटी है? अनलिमिटेड। यहां पे जो आपकी अर्बन सोसाइटीज है, इसके मेंबर्स पे क्या थी? अनलिमिटेड, लिमिटेड या अनलिमिटेड लायबिलिटी। दैट वाज द चॉइस, कौन सा एक चूज करते।
सर 1912 में क्या चेंज आया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब 1912 एक्ट में क्या चेंजेस आ गई? 1912 में ये चेंजेस आई कि अब इंडिविजुअल्स या जो मेंबर्स है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल हो, डजंट मैटर, मेंबर्स की होगी लिमिटेड लायबिलिटी। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, मेंबर्स की क्या होगी? लिमिटेड लायबिलिटी। और ऑन दी होल पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये चीज आप बिल्कुल सोच के रख दीजिए, दीवार पर लिख के रख दीजिए। 1912 एक्ट के अकॉर्डिंग 1904 एक्ट, पहले मेरे साथ रिपीट करो, क्या था? रूलर की थी अनलिमिटेड लायबिलिटी, अर्बन में थी मेंबर्स की लिमिटेड या अनलिमिटेड, उनकी मर्जी थी वो क्या चूज करेंगे। 1912 में चीजों को और सिंप्लीफाई किया गया, मैं बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बोल दिया। क्या बोला? बोला मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन दी होल विल हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इन्होंने रूरल अर्बन का फर्क ही तोड़ दिया। ठीक, क्लियर हो गया सर ये चीज? आई होप यहां तक सबका क्लियर है। ओके, आई होप दिस इज द क्लियर वन। ओके, इसके बाद क्या था? 1904 एक्ट में क्या बोला गया था कि 10 लोगों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, और ये सेम विलेज, टाउन, कास्ट और क्लास को बिलोंग करने चाहिए। 1904 में कहा गया था। लेकिन 1912 में एटलीस्ट 10 कर दिया गया, यानी 10 से ऊपर क्या आप 1000 तक जा सकते हैं। एटलीस्ट 10 हो गया, मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। अगली बात ये कि अब रजिस्ट्रार का काम कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन की ओर भी आ गया। वो अब इनको रजिस्टर करना भी शुरू हो गए। ओके, इट वाज मेड ए कंपलसरी कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार के पास आपको अपनी जो कोऑपरेटिव है उसको रजिस्टर करना है। ओके, अब यहां पर देखेंगे, इन एन अनलिमिटेड सोसाइटी, जहां पे लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड सोसाइटी पे, वैस्यू में वन मेंबर का होता था एक वोट। इसके ऊपर वन मेंबर वन वोट के ऊपर हम वी हैव द सेपरेट चैप्टर कि इसका मतलब क्या है, वन मेंबर वन वोट। ओके, सो वेयर एज ए लिमिटेड सोसाइटी, ओके, जितनी लॉज बोलेगा उतनी वोट्स उसके पास होंगे। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे कि वन मेंबर वन वोट जो प्रिंसिपल था, ये था फॉर लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड सोसाइटीज। ओके, एंड जो आपका लिमिटेड सोसाइटीज थी, वहां पे जितना लॉ बोलेगा उतना ज्यादा वहां पर वो आएगा, उतनी ज्यादा उसके पास वोट होगी। ओके, अब यहां पर एक और चीज आपको याद रखनी है। चीज ये याद रखनी है आपको कि लास्ट में, जब मैंने आपको लास्ट में बताया था, मैंने बोला था एट द मोस्ट मैक्सिमम कितना होना चाहिए एक बंदे का जो कॉर्पस है, जो शेयर है, मैंने आपको कहा था 1000। कितना होना चाहिए? 1000। ओके, 1000 होना चाहिए, हर एक बंदे के पास 1000 होना चाहिए, मैक्सिमम 1000 का शेयर होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी इससे यही बोला गया था कि नो मेंबर कैन एक्वायर 1/5 ऑफ द टोटल शेयर्स और नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज इन लिमिटेड लायबिलिटी सोसाइटी। जहां लिमिटेड लायबिलिटी है वहां पे 1000 से ऊपर आप नहीं ले जा सकते। ओके, अब एक और चीज होगी कि सोसाइटीज को कहीं ना कहीं यह भी बोला गया कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आपको करने की जरूरत नहीं है। बस सिंगल आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दी, प्रपोजल दे दिया, काफी। और जो आपको लास्ट टाइम एक्सेप्शन दी गई थी, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्शन दी थी इनकम टैक्स में, स्टैंप ड्यूटी में या रजिस्ट्रेशन फीस में, वो यहां पर भी एक्सटेंड की जाती है। ओके, यहां तक तो ठीक है।
ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आप दोनों को यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस या क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर आ गया? कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कैसे कैसे चीजें बदल रही है? ओके ओके, अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पहले पहले लोन कैसे होता था, सोसाइटी पैसा रेज कैसे करती थी? मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक सोसाइटी मेंबर्स खुद पैसा लगाते थे, दूसरा बैंक्स, ओके, गवर्नमेंट के फंड और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाकी पैसा लगाते थे। लेकिन यहां पर एक नया रूल आया कि अब जो नॉन मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसा है और मैं किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं हूं, तो मैं भी लोन दे सकता हूं, बट देयर वर सर्टेन रूल्स दैट वर लेड। ओके, अब एक और बात आ गई। बात क्या आ गई कि अब जो सोसाइटीज, जो जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी, ये मिलके अपना सारा प्रॉफिट बैंक में भी रख सकते थे एज ए सेविंग बैंक। ओके, यानी दे वर गिवन द राइट टू ओपन देयर अकाउंट्स। आप कोऑपरेटिव का अकाउंट खोल सकते हैं बैंक में। किसमें मिला? 1912 में मिला। ओके, अब आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में, लास्ट लॉ में क्या था? चाहे अगर रूलर है तो रूलर में एब्सोल्युटली आप डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन अर्बन में हम 1/5 दे देते थे। यहां पर क्या था? यहां पे चाहे रूलर है या अर्बन है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 1/4 ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी वो हमेशा रिजर्व फंड में जाएगा। याद रखेंगे ये बात। डजेंट मैटर आप अर्बन है या रूलर है, 1/4 जो आपका टोटल प्रॉफिट आया, इट शुड गो टू द रिजर्व फंड और कंटीजेंसी फंड। ओके, अब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनी है वो थोड़ी डूबियस है, अगर सोसाइटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जिस पोस्ट पे आप पढ़ रहे हैं, उसको लास्ट में इसको क्या पावर दिया गया था? रिपीट करो, लास्ट वाला याद करें। लास्ट में 1904 एक्ट में इसको पावर दिया गया था ऑडिट करने का। इसमें यहां पर 1912 एक्ट में इसको एक और पावर दे दिया गया। क्या पावर दे दिया गया? कि ये या तो खुद सू मोटो, खुद से एक्शन ले सकता है, या फिर 1/3 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी के जब मेंबर्स इसको बोलेंगे ना, तो ये इंक्वायरी कर सकता है वर्किंग पे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी पे। ओके, तो रजिस्ट्रार में क्या चेंजेस आई? पहला, नियुक्ति कब होती है? रजिस्ट्रार की पोस्ट कब आती है? 1904 में। तब इसको नियुक्त कौन करता था? फेडरल गवर्नमेंट, हर एक प्रोविंस में। 1912 में क्या चेंज आती है? अब हर एक स्टेट इसको या प्रोविंस खुद ही इसको नियुक्त करेगी, खुद इसको अपॉइंट करेगी। दूसरी इसमें क्या आती है कि ये बंदा अब पहले ऑडिट करता था 1904 एक्ट में, इसके ऑडिट के साथ साथ अब ये इंक्वायरीज भी करेगा कि अगर ये जो आपकी सोसाइटी अच्छे से काम कर रही है या नहीं। ओके, ये चीज भी आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई क्रेडिटर जिसने इसको पैसा दिया है, सोसाइटी को पैसा दिया है, उसको कहते हैं क्रेडिटर। अगर कोई क्रेडिटर रजिस्ट्रार को कह देता है कि सर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब ठीक नहीं चल रहा है, तो ये वहां पर भी इंक्वायरी कर सकता है। ओके, इंक्वायरी कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है वर्किंग पे, लेकिन एक खास बात इसको पावर दे दिया गया है, अब ये कैंसिल भी कर सकता था रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी। जो काम पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था, वो पावर अब किसके पास आ गया? रजिस्ट्रार के पास। कि रजिस्ट्रार अब आपकी सोसाइटी की अगर अच्छे से वर्किंग नहीं है, उसके पावर को कैंसिल भी कर सकता है। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। और अगली एक और बात थी कि स्टेट गवर्नमेंट को एक एडिशनल पावर दिया गया था कि वो किसी भी सोसाइटी को, ओके, अगर उसको लगता है कि इस एक्ट के प्रोविजन से उसको बाहर रखना है, तो बाहर रख सकता था। ओके, तो ये अमेंडमेंट हुई। इसके बाद नॉन क्रेडिट सोसाइटीज भी बने। एंड इसी 1912 की वर्किंग देखने के लिए कि इसने काम कैसे किए, इज इट वर्किंग टू द वेल, कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? मैकलेगन कमेटी ऑफ 1915। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई वाज दिस मैकलेगन कमेटी ऑफ 1915 अपॉइंटेड, तो आप सीधे बोल देना
McLagan Committee of 1914-15 was appointed to review the Act of 1912. To review the Act of 1912. ओके, इसने कैसा काम किया है इसको देखने के लिए मैकलेगन कमेटी रिव्यू हुई थी. ओके, आई होप आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे. ओके, clear. So I will be sending these notes by this Sunday. This Sunday तक मैं ये चैप्टर पूरा up to 1940s इंडिपेंडेंस तक पहुंच के इस एक्ट को खत्म करके I'll be sending you the notes. Okay, so that will be all for this class. Okay, कल की क्लास में I will start from the McLagan committee and हम आगे बढ़ेंगे. Okay, now you have the class for history of Jammu and Kashmir. ओके, तो कल मैं मैकलेगन कमेटी ऑनवर्ड्स चलूंगा, फिर हम मोंटेगो रिफॉर्म्स करेंगे कल की क्लास में. ओके, आई होप इट इज क्लियर. ओके, समझ में आया तजिंदर आपको या नहीं आया? आर द थिंग्स गेटिंग क्लियर फॉर यू और नॉट? ओके, गुड डे. तो आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स ऑल्सो. यू कैन पिंग मी ऑल्सो ऑन द व्हाट्सएप. आई विल सेंड यू. ओके, सो हैव ए ग्रेट डे अहेड ऑफ यू. अभी आप हिस्ट्री की क्लास पढ़ लीजिए. Have a great day to you. Thank you very much. Thank you. Yeah, you too. Welcome.